आज ब्लैक एंड व्हाइट में सबसे पहले हम उस धरने का विश्लेषण करेंगे जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है और हमारे देश के जिन रेसलर्स को, जिन खिलाड़ियों को पोडियम पर होना चाहिए था, आज वो खिलाड़ी इस समय दिल्ली की ठंड के बीच दिल्ली की सड़कों पर धरना दे रहे हैं और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर है। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। सारे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं जिन्होंने हमें इतने सारे मेडल्स दिलाए हैं। सभी खिलाड़ी भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और यह मामला इसलिए भी बहुत गंभीर है क्योंकि इस विरोध प्रदर्शन में 30 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी शामिल हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्हें आपने अखबारों में, टेलीविजन पर बहुत देखा होगा। इन्होंने देश के लिए बहुत मेडल जीते हैं। आपने इनके लिए तालियां बजाई होंगी क्योंकि इन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है पूरी दुनिया में और आज इन्हें यह सब करना पड़ रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि इन खिलाड़ियों के साथ राजनीति हो रही है या ये खिलाड़ी खुद राजनीति कर रहे हैं। इसलिए आज इस विषय पर हमारा ये विश्लेषण आपको जरूर देखना चाहिए। ये एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण है इस विषय पर। लेकिन सबसे पहले सबसे दिलचस्प बात आज की ये रही कि सीपीएम के नेता वृंदा करात ने आज जब फ्री की पब्लिसिटी पाने के लिए धरना दे रहे इन खिलाड़ियों के मंच पर जबरदस्ती जाने की कोशिश की तो मशहूर पहलवान बजरंग पूनिया ने उनसे यह साफ साफ कह दिया कि वो यहां राजनीति ना करें, यह खिलाड़ियों का मंच है। यानी जो विपक्षी नेता गिद्ध की तरह खिलाड़ियों के इस आंदोलन पर नजरें गड़ाए हुए थे और यहां अपनी राजनीति की दुकान खोलना चाहते थे, उस दुकान का इन खिलाड़ियों ने शटर खुलने ही नहीं दिया और उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया गया। तो बड़ी बात यह है जो आज इन खिलाड़ियों ने बहुत समझदारी का जो काम किया है, बजरंग पूनिया ने जो समझदारी का काम किया वो ये कि उन्होंने अपने इस मंच का दुरुपयोग नहीं होने दिया। वरना हमारे विपक्षी दल के नेता जो ऐसे हैं वो बिना बुलाए चले जाते हैं पब्लिसिटी के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए, अपना वीडियो बनाने के लिए और फिर वो इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं ताकि राजनीति में इसका पूरा फायदा उठाया जा सके। अब आप सोचिए, वृंदा करात यहां गई, उन्हें ऊपर नहीं जाने दिया, लेकिन इसके बावजूद सीपीएम ने एक ट्वीट किया जिसमें यह लिखा है कि वृंदा करात ने आज यौन उत्पीड़न के आरोपी और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ धरने पर बैठे खिलाड़ियों से मुलाकात की। जबकि सच यह है कि इन खिलाड़ियों ने वृंदा करात से कहा कि कृपया यहां कर राजनीति ना करें। आप पहले वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद आप सीपीएम के इस ट्वीट को उस वीडियो के साथ मैच करके देखिए जहां सीपीएम के पार्टी यह बताने की कोशिश कर रही है कि आज हमने वहां जाकर इनसे मुलाकात की। पहले वीडियो देखिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो भी है आप सामने आइए। मैडम माइक किसी लिया हो, एक दो जने बैठा दो यार। आपसे रिक्वेस्ट है, दिल्ली के जंतर मंतर पर कुश्ती के 30 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने आज दूसरे दिन भी इस ठंड के मौसम में अपना धरना जारी रखा और इन खिलाड़ियों में और बहुत ऐसे मशहूर खिलाड़ी हैं जैसे बजरंग पूनिया जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में कुश्ती में भारत के लिए ब्रोंज मेडल जीता था। इनमें साक्षी मलिक भी हैं जिन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक्स में ब्रोंज मेडल जीता था और इन खिलाड़ियों में विनेश फोगाट भी हैं जो कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। इन सबको आपने टीवी पर कई बार देखा होगा, इन सबको आप अच्छी तरह से पहचानते हैं। इन खिलाड़ियों के विरोध प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजह है भारतीय कुश्ती संघ और इसके अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन पर इन खिलाड़ियों ने 5 बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। अब आरोप सुन लीजिए, बहुत गंभीर आरोप है। पहला आरोप यह है, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और प्रबंधन के दूसरे लोगों द्वारा जानबूझकर ऐसे नियम बनाए गए हैं ताकि इन खिलाड़ियों को परेशान किया जा सके और उनका शोषण करके उन पर दबाव बनाया जा सके। दूसरा आरोप, भारतीय कुश्ती संघ में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है और संघ के भ्रष्ट अधिकारी पैसा कमाने के चक्कर में खिलाड़ियों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं देते। तीसरा आरोप, अगर कोई खिलाड़ी रेसलिंग फेडरेशन के किसी फैसले का विरोध करता है
या अपनी बात रखने की हिम्मत करता है तो उसे अलग अलग तरह से टॉर्चर किया जाता है और उसे धमकियां दी जाती हैं कि अगर उसने अपना मुंह बंद नहीं रखा तो फेडरेशन की तरफ से उस पर बैन लगा दिया जाएगा, उसका करियर खत्म कर दिया जाएगा। चौथा और सबसे गंभीर आरोप यह है कि रेसलिंग फेडरेशन के कोचेस द्वारा खिलाड़ियों का यौन शोषण किया जाता है और इसमें फेडरेशन के अध्यक्ष स्वयं ब्रजभूषण शरण सिंह भी शामिल हैं। यह बहुत ही गंभीर आरोप है और यह आरोप है यौन शोषण का जो महिला खिलाड़ियों ने लगाया है। और पांचवा आरोप यह है कि फेडरेशन को ऐसे लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया है जो खिलाड़ियों के करियर के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है, उनका शोषण होता है और उन्हें खेलने से रोका जाता है और उन्हें जानबूझकर कुछ चुनिंदा कैंप्स पर ही, उन कैंप्स के लिए ही भेजा जाता है जो कैंप्स खिलाड़ियों के लिए जेल जैसे होते हैं। इन आरोपों के अलावा इन खिलाड़ियों की 3 मांगे हैं। पहली मांग है भारतीय कुश्ती संघ को भंग किया जाए और इसके अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को उनके पद से तुरंत हटाया जाए। दूसरी मांग है कुश्ती संघ में प्रबंधन स्तर पर यानी मैनेजमेंट लेवल पर नए लोगों को लाया जाए और इनमें भी पूर्व खिलाड़ियों को ही प्राथमिकता मिले। और तीसरी मांग है एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें यौन शोषण जैसे गंभीर मामलों में खिलाड़ियों को तुरंत मदद मिल सके और आरोपियों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। देखिए, यह बहुत गंभीर बात है कि हमारे देश की ये जो महिला खिलाड़ी हैं, जो हमारे देश का नाम रोशन करती हैं, मेडल जीत कर आती हैं, अगर कोई इन्हें इस तरह से परेशान करेगा तो इसे देश बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकता और इसकी तो जांच होनी ही चाहिए। आज इन सभी शिकायतों और मांगों को लेकर 8 खिलाड़ियों के प्रतिनिधिमंडल ने भारत के खेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात की, मुलाकात की और इस बैठक के बाद खेल मंत्रालय द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया जिसके तहत खेल मंत्रालय ने 3 सदस्यों की कमेटी बना दी है जो इन सभी आरोपों की जांच करेगी और अगर ये आरोप सही पाए गए तो इसके बाद भारत सरकार द्वारा कड़े कदम उठाए जाएंगे, एक्शन लिया जाएगा। खेल मंत्रालय की तरफ से आज कुश्ती संघ को भी एक नोटिस दिया गया है जिसमें कुश्ती संघ से 3 दिन के अंदर इन आरोपों का जवाब देने के लिए कहा है। और बड़ी बात यह है कि आज खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कुश्ती संघ के अध्यक्ष से बात की है और इन आरोपों पर उनसे उनका जवाब मांगा है। कई बार ऐसा होता है कि कोई खिलाड़ी ओलंपिक खेलों से अलग अलग प्रतियोगिताओं में मेडल जीतकर कोटा हासिल कर लेता है। जैसे आपने कोई खिलाड़ी है, उसने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीत लिया, एशियन गेम्स में मेडल जीत लिया और फिर ओलंपिक में उसे कोटा मिल गया। लेकिन जब तक ओलंपिक खेल आते हैं तब तक उस खिलाड़ी को या तो कई बार कोई इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है या खिलाड़ी खराब फॉर्म में चला जाता है। लेकिन क्योंकि खिलाड़ी के पास पहले से ही कोटा है तो उसे ट्रायल नहीं देना पड़ता और वो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा नहीं ले रहा, तो फिर ये बात कैसे पता चलेगी कि कौन सा खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म है, कौन सा खिलाड़ी अनफिट है, किस खिलाड़ी को चोट लगी है। और इसका असर ओलंपिक खेलों में भारत के प्रदर्शन पर पड़ता है क्योंकि अगर आप अनफिट खिलाड़ियों को भेज देंगे तो आपको मेडल नहीं मिलेगा। और भारतीय कुश्ती संघ का कहना है कि यह सब ना हो, इसीलिए उसने ओलंपिक कोटे को समाप्त करके अब यह तय कर दिया कि अब हर खिलाड़ी के लिए ट्रायल देना अनिवार्य है। और ये सारे खिलाड़ी इसीलिए नाराज हैं क्योंकि ये ट्रायल नहीं देना चाहते और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा नहीं लेना चाहते। ये चाहते हैं कि इन्हें कोटा मिले और ये सीधे ओलंपिक खेलों में जाएं। इस पूरे विवाद में 2 चीजें बहुत अहम हैं। पहला है कुश्ती का खेल और दूसरा है हरियाणा राज्य। आपने देखा होगा अभी जितने भी खिलाड़ी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, उनमें से ज्यादातर हरियाणा के हैं। और मुद्दा यह है कि कुश्ती के खेल में पूरी तरह हरियाणा का दबदबा है और इस वजह से बाकी राज्यों के खिलाड़ियों को ज्यादा मौका नहीं मिल पाता। और आपने देखा होगा ज्यादातर जो खिलाड़ी हैं कुश्ती में जो मेडल भी जीतते हैं वो सब हरियाणा के हैं। कुश्ती संघ का कहना है कि फिलहाल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती के खेल में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा खिलाड़ी हरियाणा से हिस्सा लेते हैं, सबसे ज्यादा खिलाड़ी हरियाणा के हैं और इसी वजह से हरियाणा के खिलाड़ियों को ही ओलंपिक का कोटा मिलता है और बाकी राज्यों के खिलाड़ी ओलंपिक में पीछे रह जाते हैं, उन्हें मौका ही नहीं मिलता क्योंकि कोटे से सीटें भर जाती हैं। उदाहरण के लिए कुश्ती के खेल में कुल मिलाकर 12 अलग अलग वेट कैटेगरीज होती हैं, श्रेणियां होती हैं और जब भारत में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं होती हैं तो हर श्रेणी में हरियाणा से कम 6 खिलाड़ी जरूर होते हैं
और इससे बाद में होता यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा के खिलाड़ी ही ज्यादा जीतते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा खिलाड़ी उन्हीं के हिस्सा भी ले रहे हैं। अब भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष और पूर्व एथलीट, आपने नाम सुना होगा उनका, पीटी उषा, बहुत मशहूर एथलीट रह चुकी हैं। पीटी उषा भारतीय स्पोर्ट्स ओलंपिक संघ की अध्यक्षा हैं और पीटी उषा ने आज ट्वीट किया है और इन खिलाड़ियों का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि खिलाड़ियों की भलाई उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और वो खिलाड़ियों को इंसाफ दिलाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि भविष्य में ऐसे मामलों से निपटने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ एक विशेष कमेटी बनाएगी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एक कमेटी बनाएगी। यहां पर हम ये बात जरूर इन खिलाड़ियों से कहना चाहेंगे कि पीटी उषा इस देश की सबसे विश्वसनीय खिलाड़ियों में से एक हैं, सबसे बड़ी खिलाड़ियों में से एक हैं। पीटी उषा खुद एक महिला हैं और आज एक ऐसे पद पर बैठी हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है। वो एक ऐसे पद पर बैठी हुई हैं जहां वो फैसले ले सकती हैं, इन मुद्दों को समझ सकती हैं, क्योंकि वो खुद एक खिलाड़ी रही हैं। इसलिए मैं तो ये जरूर कहूंगा कि पीटी उषा ने जो ऑफर दिया है इन खिलाड़ियों को, वो ऑफर इन खिलाड़ियों को जरूर लेना चाहिए। पीटी उषा से इन्हें मिलना चाहिए। पीटी उषा पर हमें पूरे देश को पूरा विश्वास है। पीटी उषा खुद एक महिला है और वो इन आरोपों की सच्चाई से जांच कर पाएंगी, उनकी तह तक जा पाएंगी और फिर वो ये बता पाएंगी कि कौन सही है कौन गलत है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं जो अपनी रिपोर्ट्स में भारत की जांच करती हैं, बताती हैं कि भारत की रैंक क्या है, भारत के अंदर क्या चल रहा है, असल में ये जो लोग हैं, जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, जो इन रिपोर्ट्स को बनाते हैं, वो एक किसी अच्छे से रिजॉर्ट में बैठकर, किसी अच्छे से क्लब में बैठकर कॉफ़ी पीते हुए या वाइन पीते हुए शायद इस तरह की रिपोर्ट्स बना देते हैं, बिना अपना होमवर्क किए हुए, बिना सही कैलकुलेशन किए हुए। क्योंकि इन रिपोर्ट्स को बनाने से पहले ही वो ये तय कर लेते हैं कि रिपोर्ट में दर्शाना क्या है, दिखाना क्या है, और वो ये तय हो चुका होता है कि रिपोर्ट में भारत को एक खराब देश के तौर पर दिखाना है। इसलिए आंकड़े चाहे कैसे भी आएं, उसमें वो बताएंगे यही कि भारत में स्थिति बहुत खराब है। अब देखिए इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है, आपको बताता हूं। बड़ी स्क्रीन पर शायद आपको समझ में आएगा। इसमें बताया गया है कि भारत में इनडायरेक्ट टैक्सेस से जो टोटल कलेक्शन होता है उसमें से 64% हिस्सा देश की उस 50% आबादी से आता है जिसे हम लोअर मिडिल क्लास या गरीब कहते हैं। तो इस बात को थोड़ा ध्यान से आप सुनिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा जब आप ये रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। तो रिपोर्ट क्या कहती है, फिर से मैं आपको बताता हूं कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें 50% हमारी जो आबादी है, जो निचली 50% आधी आबादी है, जो सबसे गरीब 50% लोग हैं हमारे देश के, उनकी जेब से टोटल जो इनडायरेक्ट टैक्स जाता है, या समझ लीजिए जो जीएसटी का कलेक्शन है, 64% उनका आता है। तो अब आप सोचिए, इसका मतलब इसका अनुपात ज्यादा है। 50% लोग अकेले 64% टैक्स देश का दे रहे हैं। अब अगर आपको ये कैलकुलेशन जटिल लग रही है तो इसे ऐसे समझिए कि अगर सरकार को इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में देश के लोगों से 100 रुपए मिल रहे हैं, तो इनमें से 64 रुपए उसे देश की उस 50% आबादी से मिले जिसमें गरीब लोग आते हैं। देश के जो सबसे गरीब 50% लोग हैं उनसे मिल रहे हैं। 100 में से 64 जो रुपए हैं वो वहां से आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत में जो गरीब लोग हैं वो ज्यादा टैक्स दे रहे हैं और अमीर लोग कम टैक्स दे रहे हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है यह भी आप समझ लीजिए। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है वो टैक्स जो आप अलग अलग उत्पादों पर या प्रोडक्ट्स पर या सेवाओं पर देते हैं। जैसे आप बाजार से जब दूध खरीदते हैं, खाने पीने की चीज खरीदते हैं, दालें खरीदते हैं, मोबाइल फोन खरीदते हैं, कोई भी चीज या कोई सेवा जब आप लेते हैं बाजार से, तो उस पर जो जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आप देते हैं उसी को इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। जबकि डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो सरकार सीधे लोगों से लेती है। जैसे नौकरी पेशा लोग जो इनकम टैक्स देते हैं या जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां कॉर्पोरेट टैक्स देती हैं उसे डायरेक्ट टैक्स देते हैं। बड़ी बात यह है ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है
ये देश के हर नागरिक को देना पड़ता है, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, क्योंकि जिस एमआरपी पर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, जिस एमआरपी पर कोई भी प्रोडक्ट एक गरीब आदमी खरीदता है, उसी एमआरपी पर वही प्रोडक्ट अमीरों को भी मिलता है। यानी जो एमआरपी होता है, आपने देखा होगा, आप कोई भी बिस्किट का पैकेट भी अगर आप लेंगे तो उस पर एक एमआरपी लिखा होता है, और वो एमआरपी सबके लिए बराबर है, चाहे आप गरीब है चाहे अमीर है। दूध का पैकेट ले रहे हैं, उस पर एक एमआरपी है, उस एमआरपी में एक जो कॉस्ट है उसका एक हिस्सा टैक्स के रूप में जाता है, जिसे आप जीएसटी कहते हैं। तो जीएसटी इस देश का हर नागरिक देता है। अक्सर हमारे देश में बताया जाता है कि हमारे देश में तो सिर्फ 4 या 5% लोग ही इनकम टैक्स देते हैं, बाकी इनकम टैक्स देते ही नहीं है। ये बात सही है, इनकम टैक्स 4-5% लोग ही देते हैं, लेकिन इस देश का हर नागरिक अपना टैक्स देता है इनकम टैक्स के अलावा, जो जीएसटी के रूप में होता है। आप कोई भी सामान खरीदते हैं, आप उस पर टैक्स चुका रहे हैं, और वो टैक्स को इंक्लूड करके ही वो एमआरपी आपके सामने रखी जाती है। अब ये रिपोर्ट कहती है कि देश की बॉटम 50% आबादी, जो गरीब आबादी है, जो देश के सबसे गरीब 50% लोग हैं, आधी आबादी, उससे ही अकेले 64% इनडायरेक्ट टैक्स सरकार को मिल रहा है, क्योंकि इन चीजों पर सरकार को सबसे ज्यादा जीएसटी इन्हीं गरीब लोगों से मिलता है। इसलिए अभी आपको सोचना है कि क्या यह सही है जो इस रिपोर्ट में लिखा गया है। दूसरी बात, इसमें यह भी बताया गया है कि 2019 में केंद्र सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 22% कर दिया, जिससे कॉर्पोरेट टैक्स से होने वाली सरकार की आय कम हो गई, जबकि यह भी सच नहीं है। भारत में कॉर्पोरेट टैक्स 2020 और 21 में कम हुआ था, क्योंकि तब कोविड का साल था, लेकिन फिर अगले साल 2021 और 22 में, और फिर 22 और 23 में कॉर्पोरेट टैक्स में ऐतिहासिक वृद्धि हुई। यानी यहां भी यह रिपोर्ट गलत दावा करती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस रिपोर्ट को भारत में नहीं बल्कि विदेशों में कहीं किसी एयर कंडीशनड कमरे में सिगार पीते हुए किसी ने बना दिया होगा। आज ही के दिन वर्ष 1736 में स्कॉटिश इन्वेंटर जेम्स वॉट का जन्म हुआ था। जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन की तकनीक को और बेहतर बनाया, जिसकी वजह से दुनिया में औद्योगिक क्रांति को नई रफ्तार मिली थी। जेम्स वॉट ने भाप का एक ऐसा इंजन विकसित किया था जो रोटरी मोशन यानी किसी चीज को गोल घूमने वाली गति दे सकता था। गाड़ियों में पावर मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल होने वाली यूनिट हॉर्स पावर जेम्स वॉट के कॉन्सेप्ट पर ही आधारित है, और जेम्स वॉट ने रोटरी इंजन, द डबल एक्शन इंजन और स्टीम इंडिकेटर का भी आविष्कार किया था। आज ही के दिन वर्ष 1990 में आध्यात्मिक गुरु ओशो का निधन हुआ था। ओशो का असली नाम चंद्रमोहन जैन था। ओशो के आध्यात्मिक विचार दुनिया भर में आज भी बहुत लोकप्रिय हैं, और उन पर कई शॉर्ट फिल्म्स बन चुकी हैं। ओशो की विचारधारा के आधार पर 30 से ज्यादा भाषाओं में 650 से ज्यादा किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। और मशहूर दर्शन शास्त्री, विद्वान और सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र नाथ टैगोर का निधन वर्ष 1905 में आज ही के दिन हुआ था। उन्होंने राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। देवेंद्र नाथ टैगोर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे, और उन्हें सती प्रथा, जाति प्रथा और महिलाओं की गुलामी के खिलाफ कई कारगर कदम भी उन्होंने उठाए थे। ओशो ने एक बार कहा था, कल समय मिलेगा, यही कितना बड़ा भ्रम है। इसलिए हमेशा आज में जीना सीखिए, जो करना है आज ही कर लीजिए। आप ये काम कल करेंगे, ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है।